हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। आज के साथ मैं हूं सबाशी और मैं हूं अली आबिद। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग खैरियत से होंगे और आज का दिन आपका बेहतरीन गुजरा। आज हम बात करेंगे कि इंसान की शख्सियत पर कौन कौन सी चीज़ें असरअंदाज होती हैं। तो जाहिर सी बात है, आपका लिबास आपकी शख्सियत पर असरअंदाज होता है, साथ साथ आपका किरदार तो होता ही होता है। फिर आप क्या, अगर आप अच्छी ग़िज़ा लेते हैं तो आप का बिहेवियर बहुत अच्छा होता है, साथ साथ आप दिखते कैसे हैं। तो आज हम इस पर भी खुसूसी तौर पर बात करेंगे, क्योंकि लड़कियां इस मामले में बहुत टची होती हैं और वो कोशिश करती हैं कि वो अच्छी से अच्छी दिखें। अगर उनका सांवला रंग होता है तो वो कोशिश करती हैं भरपूर मेकअप करें और मेकअप करके जो है वो इंतहाई शानदार नजर आए। सबा बहरहाल इस पर अच्छी रोशनी डालेंगी। बिल्कुल। अच्छा, यहाँ पर जहाँ पर हम बात करें स्किन केयर के हवाले से, खूबसूरत नजर आने के हवाले से, तो डेफिनेटली हर लड़की कॉन्शियस होती है और हर लड़की की ख्वाहिश होती है कि जी वो मेकअप करके बड़ी जबरदस्त लगे। और इस हवाले से हमारे खवातीन भी, जी एग्जैक्टली, खवातीन भी। और इसी हवाले से हमारे यहाँ पर जो है, आप हर कोई कॉन्शियस है। जो गोरा रंग करने वाली जो क्रीम्स हैं उनके पीछे हर कोई पागल है। हर किसी को लगता है कि जी जो भी क्रीम मार्केट में आई है वो यूज़ करें और अपना रंग जो है वो बेहतर बना लें। जबकि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि आपकी जो भी स्किन कलर है, जो भी है, उसको साफ सुथरा होना चाहिए, उसको बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होना चाहिए। नो मैटर काले हैं, आपकी पर्सनालिटी अच्छी होनी चाहिए। और एटलीस्ट वही बात आ जाती है कि अगर आप अच्छा फूड लेते हैं, आपकी अच्छी डाइट है और हाँ, अगर आपकी ओवरऑल जो भी लाइफ है उसमें बहुत हेल्दी है, तो मेरे ख्याल में उसका असर आपकी पर्सनालिटी के ऊपर नजर आता है। मगर फिर भी आज स्किन के हवाले से, और वो तमाम लोग जो कि अपनी स्किन के हवाले से बड़ा परेशान रहते हैं, बड़ा कॉन्शियस रहते हैं, और उसमें सिर्फ खवातीन ही शामिल नहीं है, उसमें मर्द हज़रात भी शामिल हैं और लड़के भी शामिल हैं। और अली, अब आप देखें कितना क्रेज बढ़ता जा रहा है। आप मेरे कुलीग हैं, ठीक है। दो चीजों का जिक्र हुआ है, एक मर्दों का जिक्र हुआ है और साथ साथ जो है वो लड़कों का हुआ है। तो बहरहाल ये आप फैसला करें कि हम हैं या लड़कों में। बहरहाल बात यह है कि मुख्तलिफ रेमेडीज भी आ गई हैं। अगर आप सोशल मीडिया पर हैं और अगर आप इंटरनेट का खास तौर पे यूज करते हैं तो आप गूगल पे जाएं, मुख्तलिफ आपको रेमेडीज मिल जाएंगी कि आप किस तरीके से अपनी शख्सियत में बेहतरी ला सकते हैं। और जैसे कि हम बार बार आपको कह रहे हैं कि फूड एक ऐसी चीज है कि अगर आप उसकी केयर कर लें, आप अच्छी ग़िज़ा लें, आप फल, आप विटामिन से भरपूर चीज़ें इस्तेमाल करें, प्रोटीन से भरपूर चीज़ें इस्तेमाल करें, तो आप अपनी स्किन को अच्छा रख सकते हैं। और जाहिर सी बात है, जब आपकी शख्सियत अच्छी होगी तो आपका बिहेवियर भी ऑटोमेटिकली अच्छा होगा और कामयाबी भी जो है वो हासिल करेंगे जहां भी जाएंगे। जाहिर सी बात है, आपकी शख्सियत का एक रोब होता है, एक दबदबा होता है। पर्सनैलिटी काउंट्स अ लॉट। और वही बात जहां पर हम कर रहे हैं कि सिर्फ लड़कियां ही नहीं बल्कि अब यूथ में तमाम लोग ही अपनी पर्सनैलिटी के हवाले से, ब्यूटी के हवाले से बड़े कॉन्शियस है। अगर आप लड़कों की बात कर ले तो हेयर ट्रांसप्लांट देखें ना, पीआरपी लोग कितना करवाते हैं। पहले सिर्फ फीमेल्स के होते थे, अब मेल्स के खुल गए हैं और लोग जाते हैं। और हम देखते हैं कि नौजवान नहीं जाते बल्कि 40 या 45 साल के एज के जो मर्द हज़रात हैं वो भी वहां का रुख करते हैं। तो जाहिर सी बात है, अब लोगों को शऊर आ रहा है, ग्रूम करना चाहिए, अपने आप को ग्रूम करना चाहिए, आपकी पर्सनालिटी एनहेंसिव होनी चाहिए, क्योंकि आपकी पर्सनालिटी ओवरऑल अच्छी होगी तो आप जो है वो अट्रैक्टिव नजर आएंगे। और आप एक किसी भी तकरीब में गए हैं तो डेफिनेटली आप कुछ अलग ही नजर आ रहे होंगे। तो आज हम पर्सनैलिटी के हवाले से जो बात कर रहे हैं, स्किन केयर के हवाले से जो बात कर रहे हैं, तो बताने का मकसद ये है कि ये भी एक बड़ा मसला है पाकिस्तान में। रेमेडी आपको बताए तो रेमेडी के बारे में मैं ये बताऊंगी कि अली को बहुत सारी रेमेडी सुनते हैं कि किस तरीके से जो है वो स्किन को बेहतर किया जा सकता है। लेकिन ये रेमेडीज हम पूछेंगे अली से पूरे शो के दरमियान कि इनके पास क्या टिप्स हैं स्किन को बेहतर करने के लिए। साथ साथ हमें डॉक्टर भी ज्वाइन करेंगे, बताऊंगा मैं जरूर, लेकिन अमल नहीं कीजिएगा। उनसे भी पूछेंगे कि जो है ना वो स्किन केयर के लिए क्या क्या। जबरदस्त सा टॉपिक है और ये टॉपिक जो है हर दिल की आवाज़ है कि जी हम किस तरह से खूबसूरत नजर आ सकते हैं, हम अपनी स्किन के ऊपर क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं। बट पर्सनली आई बिलीव कि अगर आपका हेल्दी लाइफ स्टाइल है, आप अच्छा खाते हैं, अच्छा बिहेव करते हैं, तो मेरे ख्याल में ये आपकी पर्सनालिटी के लिए इस पर तो बात करनी है सबा, और तफसील से बात करनी है। अभी हेडलाइंस का रुख करेंगे कि इस वक्त सियासत में क्या चल रहा है, जरा उस पर भी नजर डाल लेते हैं। नाअहलियतों, टेलीफोन कॉलों, खुफिया राब्तों और गैर कानूनी फैसलों के जरिए किसी के हाथ पांव न बांधे जाएं और किसी डाटले के लिए हर रोज एक नई डील और नई अगर पर्दे के पीछे कि ये कार्रवाइयाँ न रुकी तो मैं यहीं इस्लामाबाद में सारे सबूत और सारे शवाहिद कौम के सामने रख दूँ।
नवाज शरीफ सऊदी अरब से वापसी पर जारहाना मूड में हैं। धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सियासी हलकों में हलचल मचा दी है। अवाम मुस्तरद कर चुके, उन्हें मुसल्लत करने के मंसूबे ना बनाएं। लाडले के लिए डील और ढील के सिलसिले खत्म किए जाएं। पसे पर्दा कार्रवाइयां ना रुकने की सूरत में सारे के सामने रखने की धमकी भी दे डाली। भारत से दोस्ती ने अमरीकी सदर को भी बनिया बना दिया। मुल्कों से ताल्लुकात को भी पैसों में तोलने लगे। ट्रंप की जानिब से इमदाद का रोना। पैदा में अमरीकी सफीर निकी हेली का पाकिस्तान पर डबल गेम का इल्जाम। इमदाद रोकने की तस्दीक। व्हाइट हाउस की जानिब से अगले चंद घंटे अहम भी करार दिए गए हैं। तो जी इस वक्त मेरे हाथ में जंग है और जैसे कि हमारी भी टॉप स्टोरी थी मियां नवाज शरीफ के हवाले से काफी जो है वो कल गरजे भी हैं और बरसे भी हैं। और जंग ने भी अपनी लीडिंग स्टोरी यही लगाई है कि कुर्बानियों के बावजूद दुनिया हमारी बात क्यों नहीं सुनती। कहता रहा कि अपने घर की खबर रखें, लेकिन नजरअंदाज कर दिया गया। हुब्बुल वतनी पर शक किया गया और फिर वो कह रहे हैं कि एक जमात के हाथ लाडले के लिए रास्ता हमवार किया जा रहा है। तो वैसे तो आपको पता होगा, लेकिन मैं भी एक बार फिर आपको बता रहा हूं कि ये जो लाडला लफ्ज है मियां नवाज शरीफ इमरान खान के बारे में इस्तेमाल करते हैं और वो कहते हैं कि साजिशें बंद करें वरना 4 साल की पसे पड़ा। ट्रंप की ट्वीट जो आई थी परसों, उस पर भी उन्होंने सख्त रद्दअमल दिया। उन्होंने कहा कि ट्रंप की ट्वीट अफसोसनाक है और रियासती सरबरा को सिफारती इखलाक का ख्याल रखना चाहिए। तो बहरहाल ट्रंप के हवाले से हम मुसलसल सबा बात करते रहते हैं कि ट्रंप जो है वो जो भी अपना नैरेटिव देते हैं, जो भी वो बात करते हैं, वो धौंस और धांधली की सूरत में करते हैं। अगर आप किसी रियासत के सरबरा हैं और खास तौर पर ऐसी रियासत जो सुपर पावर है, जिसका फैसला दुनिया की मईशत में तब्दीली ले आता है, दुनिया की जो इस वक्त सोच है उसमें तब्दीलियां ले आता है, तो आपको बड़ा जो है वो सोच समझकर बयान देना चाहिए, सोच समझकर कोई भी बात कहनी चाहिए। और आपका जो ट्वीट है वो पूरी दुनिया में जो है वो देखा जाता है, सुना जाता है, पढ़ा जाता है। तो लोग इस वक्त कंफ्यूज हो गए हैं कि आया अमेरिका की पॉलिसी है क्या, वो कहीं दुनिया को इंतशार का शिकार तो नहीं कर देगा आने वाले वक्तों में। जी हाँ, बिल्कुल। अमेरिका की पॉलिसी के हवाले से बात की, अगर मैं हवाले से बात करूं तो इसमें है कि कोई धमकी पाकिस्तान को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। आर्मी चीफ ये तमाम हालात जा रहे हैं, जिस तरीके से कल आर्मी चीफ का ये बयान आया है, तो डेफिनेटली पाकिस्तान यूनाइटेड है। पाकिस्तान की आर्मी के पास इतनी पावर है कि वो अपने मुल्क का दिफा कर सकती है। और इसी हवाले से शायद अमेरिका को बहुत सारे डर भी पड़े हुए हैं कि जी पाकिस्तान को हम हैंडल कैसे करें, क्योंकि पाकिस्तान के लोग जो है अपने मुल्क पे जान निसार करने के लिए तैयार होते हैं। अच्छा, कल हम देख रहे थे कि जमात उद दावा के हवाले से भी कुछ खबरें आ रही थी कि कार्रवाइयाँ तेज़ कर दी गई हैं, जिसके हवाले से खुर्रम दस्तगीर ने भी कहा, उसको क्लियर किया कि जी ये कार्रवाइयाँ जो है ऑपरेशन रद्दुल फसाद का हिस्सा है। दूसरी लीड की बात करें या ट्रंप के हवाले से बात करें तो इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने कहा है पीटीआई के चेयरमैन ने कि ट्रंप जो है वो गवार हैं, कुछ भी कह देते हैं, जो उनके दिल में आता है वो कह देते हैं। तो ट्रंप को सिर्फ पाकिस्तान की जानिब से तनकीद का निशाना नहीं बनाया जा रहा, बल्कि ट्रंप को अमेरिका के अंदर भी तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है, क्योंकि उनकार हैं माइकल कुगलमैन, वो भी ये बात कह चुके हैं कि जी ट्रंप कुछ भी कह देते हैं, उसके बाद फिर हमें तरदीद करनी होती है। अब दिन ट्वीट की इस हवाले से कि पाकिस्तान को हम इतनी इमदाद दे चुके हैं, तो दूसरे ही दिन उन्होंने ट्वीट कर दी फ़लस्तीन के हवाले से कि फ़लस्तीन को वो $100 मिलियन के इमदाद दे चुके हैं। तो दिस इज़ व्हाट गोइंग ऑन विद ट्रंप। और ट्रंप की पॉलिसीज़ क्या होंगी, बहुत सारे लोग, हम यही बात कर रहे थे कि बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि ट्रंप जो है वो बड़े बेवकूफ़ से प्रेसिडेंट हैं, कुछ भी कर देते हैं, उनकी जो फोकस है वो अपने बिजनेस के ऊपर है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ट्रंप का जो पहले दिन का ट्वीट था वो अमेरिका की पॉलिसी है, लेकिन अब अमेरिका को भी ये बात समझ में आ गई है कि पाकिस्तान अब बिल्कुल के आगे जो है वो यस करने के लिए तैयार नहीं है, बल्कि डू मोर के आगे हम नो मोर करेंगे, क्योंकि हमारी जो अस्करी क़यादत है उसकी जानिब से भी भरपूर जवाब दिया जा रहा है और तमाम सियासतदान एक प्लेटफॉर्म पर हैं। एग्जैक्टली, हमारी सियासी क़यादत भी जो है वो शदीद मजम्मत करी है ट्रंप की ट्वीट पर। साथ साथ हम देख रहे हैं कि फौजी क़यादत ने भी शदीद मजम्मत की है और अब हम देख रहे हैं कि इसको जो है वो अमली तौर पर भी जो है वो मुस्तरद किया जा रहा है ट्वीट को। जैसे कि कहा जा रहा है कि अमेरिका पाकिस्तान में कुछ सर्जिकल स्ट्राइक्स कर सकता है, कार्रवाई कर सकता है, ड्रोन अटैक कर सकता है, ये खदशात हैं। और जिस तरीके से बात हो रही है कि UN अमेरिकी सफीर है निकी हेली, वो दबे अल्फाज में कह रही हैं कि आने वाले वक्तों में शायद पाकिस्तान में स्ट्राइक्स की जाएं, एयर स्ट्राइक्स। तो उस पर हमने देखा कि कल पाक बहरिया का देसी साख्ता क्रूज मिसाइल हरबका
कामयाब तजुर्बा सामने आया। yes. तो बहरहाल हमारे पास जो है वो मिसाइल टेक्नोलॉजी भी है, हमारे पास एक अच्छी दिफाई टेक्नोलॉजी मौजूद है, और यही वजह है कि जब आप और हम घरों पे सोते हैं तो इस इत्मीनान के साथ सोते हैं कि हमारा हाल इराक जैसा नहीं होगा, हमारा हाल सीरिया जैसा नहीं होगा, यमन जैसा नहीं होगा, या फिर दीगर ये जो मुस्लिम कंट्रीज हैं जहां पर हमने देखा मुदाखलत की गई, वहां पर इंतशार का शिकार किया गया उन ममालिक को। और हम देख रहे हैं कि कम से कम अल्हम्दुलिल्लाह हमारी फ़ौज इतनी मजबूत है, हमारे सिक्योरिटी इदारे इतने मजबूत हैं कि हमें ये यकीन होता है कि जब हम सुबह उठेंगे तो हम जो है वो कोई ऐसे नहीं होंगे किसी के हमारे ऊपर कोई कब्जा कर चुका हो, या हम जो है वो किसी की बंदोबस्ती बन चुके हों, ऐसा कुछ नहीं होगा। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा दिफा है, हमारी जो है वो मजबूत हुकूमत है और मजबूत फौज है। अच्छा जी, इस बात का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि व्हाइट हाउस ने कहा है कि अगले 48 घंटे बड़े अहम हैं, हम कोई भी अहम फैसला करेंगे, लेकिन जो पाकिस्तान है उसको कोई परवाह नहीं है, उसको कोई परवाह नहीं है अगले 48 घंटे अहम हो या अगले अहम हो, हम एक मजबूत नेशन है, हम एक मजबूत कौम है। हाँ, मगर ये ज़रूर है कि कल जो नून लीग के पार्टी सदर है नवाज शरीफ साहब, उन्होंने जो तकरीर की है उसमें उन्होंने काफ़ी मोराल जो है वो डाउन किया है, क्योंकि उनको ट्रम्प के हवाले से उनको बात करनी चाहिए थी एक जामे प्लेटफॉर्म के हवाले से, लेकिन उनको फिर भी तनकीद का निशाना बनाया गया है। जब खारजा मामलात आते हैं तो सब एक होते हैं, बहरहाल अंदरूनी मामलात में ये चलता रहता है। बहरहाल अभी वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद का रुख कर लेंगे और वहां पर क्या सूरत हाल आज दिन भर रहेगी, कौन कौन से अहम इवेंट्स हैं, ये जानेंगे। आज न्यूज़ के नुमाइंदे अली फुरकान ने हमें ज्वाइन किया है। अली, एक तो आपको गुड मॉर्निंग आज कहेंगे, ये बताइएगा कि आज कौन कौन से अहम इवेंट्स हैं जो हुकूमत इस्लामाबाद में होने जा रहे हैं, और मौसम के हवाले से भी जरा अपडेट कीजिएगा, सर्दी के दिन है चुके। जी गुड मॉर्निंग। सर्दी तो बरकरार है, अच्छा, लेकिन इसके साथ साथ भी निकल रहा है रोज़ाना, शदीद सर्दी भी है और सूरज भी है, लेकिन दिसंबर की बारिशें जो हैं वो अभी तक नहीं, उनका आगाज़ नहीं हो सका। अगरचे जनवरी का पहला हफ्ता जो है वो शुरू हो नज़र हैं कि वो दिसंबर की जो बारिशें हैं वो शायद जनवरी के इस हफ्ते में इस्लामाबाद में बरसे। अगर आपने जिस हवाले से आपने बात की, अमेरिका की जो धमकियां हैं डोनाल्ड ट्रंप की इंतज़ामिया की जानब से जो मुसलसल आ रही हैं, इस हवाले से आज कौमी सलामती कमेटी जो पार्लिमान की है उसका एक अहम इजलास होने जा रहा है। स्पीकर कौमी असम्बली याद सादक जो है वो इसकी सदारत करेंगे, और इसमें जो धमकियां हैं और इसके साथ साथ जो अमेरिका और इंडिया का जो इत्तेहाद है, जो उनका गठजोड़ बन रहा है पाकिस्तान के मुखालिफ, इसके ऊपर जो है जो खतरात हैं इसको सैर हासिल तरीके से पर बहस होगी, और जो पॉलिसी है वो एक मुरतब की जाएगी। अमेरिका की जानिब से जो धमकियां देने का सिलसिला जारी है उस पर बात की जाएगी, तो बड़ा अहम इजलास है। अली फुरकान हमें से अब रुख करेंगे हम लाहौर का, और लाहौर में मौजूद हैं हमारी स्मार्ट सी प्यारी सी नुमाइंदा और हुमा भट्ट का हाल ये है कि वो सर्दी से काफी ठिठर रही हैं, तो फिर उनसे पहले मौसम का हाल ही जान लेते हैं। जी हुमा, गुड मॉर्निंग। आज गुड मॉर्निंग। आज और आपने बिल्कुल सही कहा कि मैं इस वक्त सर्दी से कांप रही हूँ, मेरे लिए यहाँ पर खड़ा होना बहुत मुश्किल है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर खड़े हैं। आज सर्दी इतनी ज़्यादा है, धुंध की शिद्दत में इतना इजाफा है कि आज यानी कि सुबह के वक्त हम लोग को यहाँ पर आते हुए भी बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा था। ये स्वेटर भी नहीं कर रहा। क्या नहीं कर रहा, मुझे आवाज नहीं समझ आई। क्या है तो मैं कह रहा हूँ सर्दी का इलाज नहीं कर रहा ये स्वेटर। बिल्कुल भी नहीं, इस वक्त मैंने 3 स्वेटर पहने हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद मुझे बहुत लग रही है और मेरा दिल कर रहा है कि मैं हीटर सामने रख लूं और उसके आगे बस बैठ जाऊं किसी तरीके से। लेकिन इस मौसम में अगर एंजॉयमेंट का अगर मैं बताऊं तो इस मौसम में एंजॉय करना तो आइसक्रीम खाने का मजा कुछ अलग होगा, क्योंकि इस मौसम तो ठंडा है और मौसम जो सर्दी है उसके बावजूद। अब जरा ये बताएं, सियासत का मौसम बड़ा गर्म हुआ है, कल इस्लामाबाद में बहुत गर्म था सियासत का मौसम, अभी लाहौर में क्या सूरत है? बिल्कुल आपने ठीक कहा, क्योंकि मौसमी सर्दी जो है वो इस वक्त सियासत पर नहीं बिल्कुल भी हावी हो रही। सियासी जो गर्मा गर्मी है वो इस वक्त बहुत ज्यादा होती जा रही है। इस वक्त हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर तीनों बड़ी जो क़यादतें हैं वो भी यहाँ पर नज़र हमें आ रही हैं। जो साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ हैं वो भी इस वक्त जाती उम्रा में मौजूद हैं, और उनका भी यहाँ पर एक अहम पार्टी रहनुमाओं से मुलाकातों का सिलसिला जारी रहेगा। फिर इजलास का भी सिलसिला जारी रहता है, और उसके बाद उनकी मीडिया टॉक जो है वो भी होती है। कल भी हम लोगों ने देखा बहुत ज़्यादा गुस्सा उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें दिखाई दिया, और उन्होंने सवालात थे उनका भी जवाब नहीं दिया। लेकिन उसके बाद आज भी हम लोग देखेंगे कुछ इसी तरह के सिलसिला जो है वो जारी रहेगा।
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो महमूद रशीद हैं, पंजाब असेंबली के ऑपोजिशन लीडर, वो भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। हालांकि तहरीक इंसाफ की तरफ से कल जवाबी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी गई थी, लेकिन आज भी कुछ ना कुछ बड़ा कदम जो है वो दिखाया जाएगा। इसके अलावा बैंक की तरफ से रिएक्शन के साथ नवाज शरीफ साहब ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की। जवाबी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो फवाद चौधरी की जानिब से की गई और आज फिर मुतवक्किल है पीटीआई की जानिब से तमाम प्रेस कॉन्फ्रेंसेस। देखते हैं कि क्या नतीजा निकलता है। पेशावर की तरफ हम जाएंगे और पेशावर का रुख करेंगे। बिल्कुल, आमिर जमील हमारे साथ मौजूद हैं। तो आमिर, एक तो गुड मॉर्निंग आज आपको, और बताइएगा पेशावर में आज कौन कौन से आम इवेंट्स हैं? अहम जो इवेंट है वो एक अमेरिकन डॉक्टर हैं, वो लेडी रीडिंग अस्पताल में आंखों का इलाज करेंगे और 5 नए मरीजों को नई आंखें लगाई जाएंगी। ये इंतहाई अहम इवेंट है जिसको आज पेशावर में हम इसको कवर भी करेंगे। लेकिन मैं ये भी चाहूँगा कि मौसम की सूरत हाल भी बता दें। आज पेशावर का मौसम भी काफ़ी सर्द है। जी बिल्कुल, मौसम जो है वो काफ़ी सर्द है। 3 सेंटीग्रेड जो है वो यहाँ पर बताया जा रहा है। जबकि खैबर पख्तूनख्वा के लोगों के लिए थोड़ी सी खुशखबरी ये है कि मालाकन और हज़ारा के जो रिहायशी हैं वो आज हल्की फुल्की बारिश से महसूस हो सकेंगे और पहाड़ों पर बर्फबारी का भी इम्कान बताया गया है। जबकि पेशावर, मर्दान और 4 इलाके वहाँ पर आज सारा दिन धुंध रहेगी और सर्दी की शिद्दत में इजाफा रहेगा। लेकिन जहाँ सर्दी से लोग इंजॉय करेंगे, दूसरी तरफ कुछ लोगों को मसाइल का भी सामना करना पड़ेगा गैस के हवाले से, क्योंकि जैसे ही सर्दी बढ़ जाती है गैस की लोड शेडिंग शुरू हो जाती है और यही हाल इस वक्त पेशावर का है। नाश्ता किए जो है वो काफी स्टूडेंट्स और बगैर नाश्ता किए लोग जा रहे हैं ऑफिस की तरफ। पेशावर में तो बड़ा बुरा हाल है गैस का, और क्या करें, हुकूमत के वादे दावे सब भरे रह जाते हैं। अब तो 2018 भी आ गया। पेशावर की जो एक आम बात है वो ये है कि नाश्ते का इंतजाम तो सुबह सुबह होता ही है। दोपहर के खाने और रात के खाने का इंतजाम भी ज्यादातर लोग सुबह ही कर लेते हैं। अगर आप पेशावर कभी जाएंगे उसके बाद आपको ऐसा लगेगा पूरा शहर जाग गया। और जो तंदूर हैं वहाँ पर हम देखते हैं कि धड़ाधड़ जो है वो नान लगना शुरू हो जाते हैं और रोटियां लगनी शुरू हो जाती हैं, और लोग पूरे दिन के अगर नान और रोटियां जो लेनी है वो सुबह के वक्त ही खरीदारी। सही। अच्छा, पेशावर की आपने बात की, ख्वाबों की बात की कि सुबह सुबह पूरा शहर जा थी। अगर यही तमाम मॉर्निंग शो जो है हम पेशावर में आउटडोर कर रहे होते और बड़ी सर्दी होती तो आप ब्रेक का लिंक कैसे देते अली? ब्रेक का लिंक जो है पश्तो में देते हैं, लेकिन पश्तो आती नहीं, तो बहरहाल यहाँ पर लेंगे एक ब्रेक। हमारे साथ रहिए। स्टे विद अस। वेलकम टू गुड मॉर्निंग। आज तो जनाब आप बात करने जा रहे हैं स्किन केयर के हवाले से कि कैसे आप अपनी स्किन को बेहतर कर सकते हैं और कैसे ओवरऑल आप अपनी पर्सनैलिटी में चेंजेस ला सकते हैं, कैसे हेयर ट्रीटमेंट करवा सकते हैं और आपके हेयर्स जो हैं वो कैसे अच्छे रह सकते हैं। इसके लिए हम स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया है डॉक्टर शगुफ्ता ने, डर्मेटोलॉजिस्ट हैं और कॉस्मेटोलॉजिस्ट भी हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू गुड मॉर्निंग आज। और अभी जो है क्योंकि स्किन के और हेयर्स के बड़े सारे मसले होते हैं डॉक्टर साहब, और सबसे ज़्यादा आप जानती हैं कि लड़कियों में सबसे ज़्यादा स्किन का प्रॉब्लम होता है कि सर्दियों में जो होती है वो ड्राई हो रही होती है स्किन, तो उसके हवाले से कुछ बताइए। अच्छा सॉरी मैं इंटरप्ट करूं, सिर्फ लड़की नहीं खवातीन में भी। हाँ, खवातीन में भी और मर्दों में भी होता है ऑब्वियसली। तो ये कि सेम मसला है, इट्स अ कॉमन प्रॉब्लम। ड्राई स्किन का इशू आजकल तो खैर और प्रॉब्लम्स भी कॉमन हो गए हैं बहुत से। तो लेकिन ये है कि ड्राई स्किन का इशू जाहिर है, सीजन चेंज हो रहा है, आपका स्किन का मॉइस्चर जो है उड़ जाता है, तो जाहिर है आपको प्रॉपर मॉइस्चराइजेशन की ज़रूरत ज़्यादा रहती है। देखिए हम कुछ होता है जो हम मेडिकेटेड चीज़ें हम प्रिस्क्राइब करते हैं, हम रिकमेंड करते हैं कि लोशंस हैं, क्रीम्स हैं या सोप्स हैं, उसके अकॉर्डिंगली यूज़ करना पड़ता है। कुछ ये कि होम रेमेडी हैं जो लोग यूज़ करना पसंद करते हैं, तो इस तरह क्रीम्स भी आप यूज कर सकते हैं और रेमेडीज के जरिए भी रेमेडीज देखें अगर आप नहीं अवेलेबल है कोई चीज़ तो फिर आप घर में कोई चीज़ आपको है ऐसी मौजूद चीज़ होती है। हम रोज जो फूड खाते हैं उसमें एक मेन चीज़ यूज होती है वो है कुकिंग ऑयल। किस हद तक अहम रोल प्ले करता है हमारी स्किन में? कुकिंग ऑयल देखिए इस हद तक आपका अहम रोल प्ले करता है कि क्योंकि अगर कोई पेशेंट होता है ना, कहते हैं कि हम बार बार हाथ धोने पड़ते हैं। जैसे एक कंडीशन है एक्जिमा, वो भी आपकी ड्राई स्किन की वजह से आता है। और खवातीन हैं किचन में, आपने हाथ धोने हैं, बर्तन धोने हैं, कपड़े धोने हैं, तो वो कहती है हमें प्रॉब्लम रहता है, लेकिन हम बार डॉक्टर साहबा कहाँ से मॉइस्चराइजर एकदम से लगाएं। तो मैं कहती हूँ आपके किचन में तो आप वो थोड़ा सा लेके एटलीस्ट वो लगा लें, उसी से मॉइस्चराइज हो जाएंगे आपके हैंड्स। ठीक। तो जरूरी नहीं है कि आपको जाके जो है कुकिंग ऑयल में सनफ्लावर का ऑयल हो, कैनोला का हो और ऑलिव का हो, यानी ये तीनों के मिक्सचर हो, वो किस हद तक अच्छा रहेगा? देखिए ऑलिव ऑयल तो वैसे ही हम लोग कहते हैं कि स्किन, हेयर एंड नेल्स के लिए ऑलिव ऑयल इज द बेस्ट अमंग ऑल।
तो ऑलिव ऑयल अगर आप यूज़ करते हैं तो उसका जो है आपकी स्किन पे, क्योंकि क्या होता है कि ड्राई सीजन में हमारी स्किन से मॉइस्चर चला जाता है और अगर हम ऑलिव ऑयल या ऑयल की लेयर अप्लाई कर रहे हैं अपनी स्किन पे तो वो हमारा जो वेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम स्किन होता है उसको प्रिवेंट करता है। सही। अच्छा, मतलब तो ये कहने की होम रेमेडी के तौर पे हम केनोलिव जो है वो अगर यूज करें तो डेफिनेटली वो बहुत ज्यादा फायदा दे सकता है। तीनों चीजें हैं ना इसमें, ऑलिव भी है, सारे की स्किन डिफरेंट होती है। हाँ। तो आप कोई भी चीज़ अगर यूज़ कर रहे हैं सबसे पहले तो आप डायरेक्ट फेस पे लगा के सो ना जाएं सारी रात। अच्छा, डिफरेंट स्किन की आपने बात की है तो डिफरेंट स्किन के जो होते हैं ना बड़े प्रॉब्लम्स भी अलग अलग होते हैं। कुछ लोगों की स्किन जो है वो ओवरऑल ड्राई रहती है, गर्मियों में और सर्दियों में भी ड्राई होती है, और कुछ लोगों का इशू ये होता है कि जी गर्मियों में उनको बड़ा पिंपल्स होते हैं और सर्दियों में जो होते हैं वो उनके पिंपल्स तो कम होना शुरू हो जाते हैं लेकिन स्किन उनकी कांस्टेंट रहती है। तो उसके लिए फिर क्या करना चाहिए, कौन सी मॉइस्चराइजर या किस तरीके से करना चाहिए? देखिए, जिन लोगों की गर्मियों में अगर ऑयली स्किन है और सर्दियों में जो है ड्राई है तो उनके लिए मॉइस्चराइजर्स जो भी होते हैं वो ऑयल फ्री होते हैं। ठीक है, आपने ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर्स यूज करने, आपने ऑयल बेस्ड मॉइस्चराइजर्स यूज नहीं करने। ठीक, अब आप नहीं के कोई बिल्कुल जो है आप ऑयली स्टफ जो है इतना लगा लें कि उससे आपकी स्किन जो है और ज्यादा एग्रीवेट करे। ठीक है, तो आपका प्रॉब्लम एग्रीवेट होगा। आपने बिल्कुल ऑयल रखने हैं, सोप भी आपने न्यूट्रल रखने हैं। ठीक, आपने ना ऑयल बेस्ड रखने हैं ना आपने बहुत ज्यादा टुवर्ड्स ड्राई रखने हैं। ये सोप के हवाले से आपने बात की है तो बहुत सारे जहाँ पर हम फेस वॉश यूज कर रहे होते हैं, सोप भी यूज कर रहे होते हैं, व्हिच इज द बेस्ट थिंग? कौन सी होती है, आप सोप पे जाएं या फिर आप जो है वो फेस वॉश यूज करें? देखिए, कुछ सोप भी ऐसे हैं कि जो यूज किए जा सकते हैं, फेस वॉश भी हैं, क्योंकि इजी टू यूज वाली बात होती है कि अगर आप नॉर्मली क्या होता है लोग घरों में करना चाहते हैं तो सोप कर लेते हैं, अगर आप कहीं बाहर अपने बैग में रखना चाहते हैं तो फेस वॉश इज अ बेटर ऑप्शन। ठीक है, लेकिन उसमें भी कहानी ये कि फेस वॉश या सोप सूट करता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि लोग क्या करते हैं, डॉक्टर साहिबा हमें अच्छा लग रहा था तो आपने 2 दफा का कहा था, हमने दिन में 10 दफा डॉक्टर साहब एक बार फिर आते हैं ना, तो आप जितनी दफा फेस वॉश करेंगे उतना स्किन और ड्राई करेगा वो, क्योंकि आप केमिकल लगा रहे हैं फेस पे। मैंने ज्यादातर यही सुना है कि फूड एक ऐसी चीज है पूरी बॉडी पर असरअंदाज होती है। आपकी ऑयली स्किन है, आप अपना फूड अच्छा कर लें तो आप उससे बेहतर तरीके से ओवरकम कर सकते हैं, ना कि आप मॉइस्चराइजर क्रीम यूज़ करें या दीगर चीज़ें यूज़ करें। अब ये बताइएगा, हम कहते हैं कि ज़्यादा स्पाइसी चीज़ें जो लोग खाते हैं, एक तो ख़राब ऑयल हम लोग यूज़ कर लेते हैं कुकिंग ऑयल के तौर पे, और फिर हम स्पाइसी भी बहुत खाते हैं, उसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा एक्नी स्किन होती है। जी, बहुत ज़्यादा ऑयली और स्पाइसी खाने से तो एक्नी ज़ाहिर है कि एक्नी एग्रीवेट करती है। अगर किसी की ऑयली स्किन है और आप ऑलरेडी उसमें ऑयली स्पाइसी फूड, देखिए आपका, हम लोगों के पास क्या होता है, हम कहते हैं कि आधा आपका लाइफस्टाइल कि आपकी जो है डाइट मैटर करती है, आपकी नींद मैटर करती है कि आप कितनी नींद लेते हैं, आप डाइट किस तरह की रखते हैं, आप एक्सरसाइज करते हैं नहीं करते। अब ऑयली खाना तो हम खा लेते हैं लेकिन उसको बर्न नहीं कर सकते हम लोग। बिल्कुल, तो देखिए आपने बैलेंस रखना पड़ता है ना कि आप क्या चीज़ इनटेक क्या है और आप उसको किस तरह। अच्छा, डॉक्टर साहब हम बर्न नहीं कर पाते, वहीं पर अगर केनोलिव की बात करें या जो भी ऑयल आप यूज़ करते हैं अपने डाइट के लिए, तो उसमें फिर बहुत सारे ऑयल ऐसे होते हैं जिनके अंदर कुछ इस तरह के इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो कि आपको वाकई में फ़ायदा दे रहे होते हैं और कुछ होते हैं जो कि वाकई में आपकी डबल कर रहे होते हैं। तो उसके लिए भी कुछ बताएं कि ऑयल फायदा दे रहा है, लेकिन एक बात ये होती है कि अब हम कहेंगे कि ऑयल फायदा दे रहा है तो लोग क्या करेंगे कि फायदे के चक्कर में पूरा का पूरा पाउच डाल दिया। एग्जैक्टली, अगर पूरा का पूरा पाउच उन्होंने डाल दिया तो फिर तो कोई चीज फायदा नहीं देगी। ऑयल है ना, तो आपको उसको ऑयल की क्वांटिटी में ही यूज करना चाहिए। अगर आप इसमें 1 टेबल स्पून ऑयल से भी अगर आप खाना बनाए तो खाना उतना ही अच्छा बन सकता है। ये भी तो होता है ना डॉक्टर साहब, लोग बहुत कम लोग होते हैं जो नॉन स्टिक में बनाते हैं खाना, क्योंकि आप नॉर्मल जो हमारी चीजें यूज होती हैं, देगचियां यूज होती हैं, ज्यादा ऑयल यूज होता है। अगर नॉन स्टिक में आप पकाएंगे तो उसमें जरा कम यूज होता है, तो ये भी फिर एक चीज नहीं। नॉर्मल में भी अगर आप पकाना चाहें तो आप कम ऑयल में भी पका सकते हैं, आप बाकी सारी चीजें रखें। बेसिकली मेरे अपने घर में खाना पकता है और जो है वो कम ऑयल में पकता है, और जरूरी नहीं है कि देसी फूड है उसमें आप बहुत ज्यादा ऑयल डालें, आप कम क्वांटिटी में अच्छी क्वालिटी का ऑयल डालें। अच्छा, ये जिस ऑयल की हम बात करें, कैनोलिव ऑयल की 3 खूबियां, जैसे कि पहले भी जिक्र हुआ कि सनफ्लावर का ऑयल भी इसमें ऐड है, कैनोला ऑयल भी ऐड है और ऑलिव ऑयल भी ऐड है। तो इन तीनों में जो खूबियां होती हैं सर, वो भी हमारे नाज़रीन को बताएं ना, इन तीनों चीज़ों में क्या क्या खूबियां होती हैं? देखिए जी, जैसे ऑलिव ऑयल की बात हम कर रहे हैं कि हम अगर स्किन, हेयर, नेल्स की अकॉर्डिंगली बात करेंगे, डाइट तो जाहिर है कि आप जो इनटेक है वो तो आपका सामने नजर आएगा ही, क्योंकि वो आपके बालों में भी नजर आएगा, आपकी स्किन पे भी नजर आएगा, आपके नेल्स पे भी नजर आएगा। लेकिन अगर हम स्किन या के लिए खास तौर पे बात करें तो हम ऑलिव ऑयल को बहुत सी चीज़ों के साथ रिकमेंड करते हैं। जैसे एलोवेरा है, एलोवेरा एंड ऑलिव ऑयल अगर आप हेयर्स के लिए यूज करेंगे तो इट्स वेरी गुड। ठीक है, अगर आप ऑलिव ऑयल को हम लोग
हमारी बहुत सी मेडिसिन में भी जो है, प्रोडक्ट्स में भी जो होती हैं, उनमें भी ऑलिव ऑयल बेस्ड अच्छा डॉक्टर शगुफ्ता, यहाँ पर जो हम बात करें ना ओवरऑल की स्किन को आप कैसे बेहतर कर सकते हैं, आप अपने हेयर्स को कैसे बेहतर कर सकते हैं और किस तरीके से सर्दी में या किस तरीके से दीगर सीजन्स के अंदर, तो हम यही बात कर रहे हैं कि जी जहाँ पर हम दीगर मेडिसिन की जानिब जाते हैं या अगर हम हेयर ट्रीटमेंट की जानिब जाते हैं, तो सबसे पहले हमें अपनी देकर केनोलिव की बात करें तो पाकिस्तान हार्ट एसोसिएशन की जानिब से भी इसको जो है वो अथोराइज किया गया है और रजिस्टर्ड रिकमेंड किया गया है। तो मेरे ख्याल में अगर आप इस तरह के जो ये ऑयल है जिसके अंदर इतने ज़्यादा फायदे हैं वो यूज़ करें तो आपकी डाइट भी बेहतर होती है और आप ज़्यादा देखिए ऑयली खाने एक फायदा ये भी होता है कि आपको जो है जो सनरेज लाइट में ऑलिव ऑयल रखते हैं तो जो आपकी सन रेज होती हैं उनके डैमेजिंग इफेक्ट से भी आपको प्रिवेंट रखता है अगर आप ऑलिव ऑयल डाइट में यूज रखते हैं। लेकिन क्वांटिटी मैटर्स। बेहतर ऑयल होगा, कहा जाता है कि एक तो खाना भी उतना अच्छा बनता है और दूसरी चीज़ ये है कि खाया भी अच्छे तरीके से जाता है। बहुत से लोगों की ये शिकायत होती है कि हमने जो है वो पेट भर के नहीं खाया, एक वक्त में लोग ज़्यादा नहीं खा पाते हैं। तो मैंने ये सुना भी है और देखा भी है कि अगर आप अच्छे कुकिंग ऑयल में अगर खाना पका रहे हैं तो वो बहुत बेहतर होता है आपके लिए। जी बिल्कुल। अच्छा, इसमें एक खास बात ये भी आई है सामने के कैनोलिव ऑयल में पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट्स हैं और ये आपको बहुत सी बीमारियों से रोकते हैं। तो इस सिलसिले में बताइए क्या होता है? बेसिकली हर ऑयल में अपने बेसिकली ये होते हैं कि जो आपका बॉडी में ऑक्सीडेशन हो रही होती है सेल्स की, तो उसके डैमेजिंग इफेक्ट से प्रिवेंट करने का मकसद है कि एंटीऑक्सीडेंट है। ठीक है, अब आपका जो ऑलिव ऑयल है उसमें हमारे पास विटामिन ई होता है, ठीक है, फाइटोस्टेरॉइड्स हैं, पॉलीफिनॉल्स हैं, तो ये एंटीऑक्सीडेंट्स कि जो आपको ऑक्सीडेशन से जो डैमेज करने के लिए भी हैं, ये बड़े यूजफुल होते हैं, आपको बेनिफिशियल होते हैं आपकी स्किन के लिए। अगर हेयर ट्रीटमेंट की बात करें तो बहुत सारे लोग होते हैं जिनको ये इशू होता है कि हमारे बाल सर्दियों में बड़ा गिर रहे हैं, मौसम चेंज हुआ है, ड्राई वेदर हुआ है तो बड़े रफ हो रहे हैं, और कुछ लोगों का तो ये होता है कि वो PRP भी कराते हैं, हेयर ट्रीटमेंट भी कराते हैं, बड़े बड़े हैं। लेकिन अगर होम रेमेडी की बात की जाए या जनरल ट्रीटमेंट की बात की जाए तो किस तरीके से हम इनको बेहतर कर सकते हैं? देखिए बालों को, देखिए ट्रीटमेंट्स अपनी जगह, क्योंकि अगर हम बालों को इतना डैमेज आजकल कर चुके हैं कि हम ब्लो ड्राई, आयरन और इनके थ्रू कर चुके हैं, तो हेयर PRP, मेसोथेरेपी ये तो समझे आजकल आप लोगों के लिए मस्ट है। ठीक है, दूसरे बंदे का हेयर PRP और हेयर मेसोथेरेपी हम कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन बात यही है कि PRP अगर कोई हमारे पास कराने आएगा तो आफ्टर 20 to 30 डेज के गैप से सेशन कराने आएगा, ठीक है। वाइल उन 20 to 30 डेज में भी हम कुछ मेडिसिन भी रिकमेंड करते हैं, और जाहिर है ये जो रेमेडीज हैं, होम रेमेडीज, ये भी आप साथ में अपनी कंटिन्यू रखेंगे, क्योंकि 20-30 डेज डेली तो नहीं PRP कर सकते। जनरल टिप के हम किस तरीके से बेहतर रख सकते हैं अपने बालों को, किस तरीके से, ज्यादातर हम क्या चीजें यूज करें, दालें यूज करें, सब्जियां यूज करें या गोश्त यूज करें? अगर आप सिर्फ बालों की बात कर रहे हैं तो आप फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, दूध, ठीक है, विटामिन्स, मिनरल्स, एवरीथिंग इज इम्पोर्टेंट स्किन एंड हेयर, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ कहें कि ये चीज़ मैंने अपनी डाइट से अवॉइड कर दी। पानी बहुत इंपॉर्टेंट है, पानी आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा पिएंगे उतना आपके लिए अच्छा है, और ख़ास तौर पे विंटर सीजन में कि लोग क्या होता है कि पानी कहते हैं कि नहीं, पानी पी ही नहीं रहे, हमारा कोई इंटेक ही नहीं है पानी का। सर्दियों में लेकिन नहीं, अगर आपका सर्दी है या गर्मी है, आपको कम से कम 8 से 10 गिलास पानी डेली इंटेक होना चाहिए। और टू टोन स्किन जो हो जाती है, टू टोन स्किन, उसके लिए सनब्लॉक बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जितने भी हम आपको मेडिकेटेड क्रीम्स बताएं कि जितने भी ट्रीटमेंट्स करें, देखिए अब तो हमारे पास फेस मेसोथेरेपी की ट्रीटमेंट्स भी है, अभी इवन इंजेक्शंस आ गए हैं कि जो ग्लूटाथायोन और विटामिन C बेस्ड हैं कि जिससे पिगमेंटेशन कम हो जाती है। लेकिन साथ में आपका सनब्लॉक से पिगमेंटेशन कम हो जाती है। सनब्लॉक से पिगमेंटेशन कम नहीं, सनब्लॉक से पिगमेंटेशन बढ़ती नहीं, ओके, क्योंकि मैंने कहा वैसे आपकी जो लाइट्स हैं, ये कैमरे की लाइट्स, इसके लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप मेकअप से पहले सनब्लॉक जरूर लगाएं। तो ये है कि मेकअप से पहले आप सनब्लॉक लगा सकते हैं, देन 10 मिनट्स के बाद आप अपना मेकअप अप्लाई करें, 15 मिनट में तैयार हो जाती है। तो ये है कि क्योंकि ये कि वो सनब्लॉक, अब तो ऐसे सनब्लॉक भी आ गए हैं कि जो स्प्रे बेस्ड भी हैं, जेल बेस्ड भी हैं, तो इसलिए वो मेकअप वाला इशू भी नहीं होता, कि मेकअप वाला इशू भी नहीं होता। बहुत शुक्रिया डॉक्टर शगुफ्ता, डर्मेटोलॉजिस्ट है, हमारे साथ मौजूद थी और बड़ी ज़बरदस्त इन्होंने टिप्स दी हैं, और साथ साथ अपने व्यूअर्स को भी टिप्स ही नहीं दिए बल्कि हम दोनों को भी टिप दिए हैं कि हम लोग जब यहाँ आते हैं स्टूडियो में बैठते हैं तो मेकअप से पहले हमें सनब्लॉक यूज़ करना चाहिए। लेट्स सी कि हम इसके ऊपर अमल कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, लेकिन डॉक्टर शगुफ्ता हमारे साथ ही, आई होप इनकी डिस्कशन आपको बहुत पसंद आई होगी। तो गुड मॉर्निंग आज में यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, कहीं जाएगा मत, डोंट गो एनीवेयर, स्टे विद अस, कीप वाचिंग। गुड मॉर्निंग आज।
वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग आज। और अब बात करेंगे अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के बयान के खिलाफ पूरी कौम यकजुबान हो चुकी है और पाकिस्तान ने अमेरिका को एक चीज वाजे कर दी है। वफाकी काबीना ने अमेरिकी सदर के बयान के खिलाफ कौमी सलामती कमेटी के मौक़िफ़ की मुत्तफ़िक़ा हिमायत भी कर दी है और अमेरिकी बयानात को दो तरफा ताल्लुक़ात के मुतरादिफ करार दिया है। इस पर बात भी करेंगे, लेकिन पहले पैकेज आपको दिखाएंगे। भारत से दोस्ती ने अमेरिकी सदर को भी बनिया बना दिया। मुल्कों से ताल्लुकात को भी पैसों में तोलने लगे। ट्रंप की जानिब से इमदाद का रोना रोना। फिर अक़वाम मुत्तहिदा में अमेरिकी सफीर निकी हैली का पाकिस्तान पर अगले चंद घंटे भी अहम करार दिए गए हैं। ट्रंप के बयान के बाद वफाकी काबीना ने वाज़ेह कर दिया कि ऐसे बयानात बाहिमी ताल्लुकात के लिए नुकसानदेह हैं। अमरीकी बयानात दो तरफा ताल्लुकात खराब करने के मुतरादिफ हैं। DGISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर ने कहा कि पाकिस्तान और अमेरिका अब भी दोस्त हैं। दोनों इत्तेहादी मुल्क हैं और हमें मिलकर आगे बढ़ना होगा। उनका कहना था कि निकी हैली का बैकग्राउंड भारतीय है और भारत कभी नहीं चाहेगा कामयाबी मिले। हम समझते हैं कि इंडिया का बहुत नेगेटिव रोल है उसमें। ना सिर्फ उन्होंने अफगानिस्तान की सॉइल इस्तेमाल करते हुए हमारे खिलाफ जो है वो एक्शंस किए, पाकिस्तान में टेररिज्म को सपोर्ट किया और उसका जीता जागता सबूत कुलभूषण जाधव की शक्ल में आपके पास मौजूद है, जिसने देखा है कि उसने क्या काम पाकिस्तान में किया है। निकी हैली का अपना जो ओरिजिन है वो देखें, उसकी बैकग्राउंड इंडियन है। तो इसको देखना चाहिए कि कौन से ऐसी कुव्वतें हैं जो पाकिस्तान और यूएस के कॉपरेशन को खराब करना चाहती हैं। वजीर खारजा ख्वाजा आसिफ ने भी अमेरिका को पाकिस्तान की कुर्बानियां गिनवाई और कहा कि एक आमिर ने आपकी खातिर पाकिस्तान को बारूद और खून से नहला दिया। पाकिस्तान के हजारों शहरी, फौजी अफसर और जवान अमेरिकी जंग की भेंट चढ़। आप पूछते हैं कि पाकिस्तान ने क्या किया? माजी सिखा रहा है कि अमेरिका पर एतमाद में एहतियात की जाए। पाक अमेरिका ताल्लुकात के हवाले से मजीद की जा रही है और इसी सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है सीनियर तज्ज़ियाकार शहजाद चौधरी साहब ने। अस्सलाम वालेकुम सर एंड वेलकम टू गुड मॉर्निंग आज। सर, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के पाकिस्तान पर इल्ज़ामात और फिर इसके बाद अमरीका की जानिब से ये कहना कि अब पाकिस्तान के लिए 24 से 48 घंटे इंतहाई अहम है। तो सर, अब क्या समय हो सकता है 24 से 48 घंटे में अमरीका क्या करने जा रहा है, जबकि पाकिस्तान की जानिब से ये कहा जा रहा है कि हम ट्रंप के बयान को सीरियस ही नहीं ले रहे? देखिए, अमेरिका ने बड़ा वाज़ेह कर दिया है कि उनका जो स्ट्रैटेजी है पाकिस्तान को क्या कहना चाहिए कि सख्ती के साथ बर्ताव करने की, उसका ताल्लुक उनके मुआशी जो प्रोग्राम है उसके साथ है। पहली बात उन्होंने ये किया कि $255 मिलियन जो कि कोलिशन सपोर्ट फंड का ड्यू था उसको रोक दिया गया है। ये कहा है कि हम नहीं देंगे। अगले 24 से 36 घंटे के अंदर ये मुमकिन है कि वो किसी और किस्म की कदगन भी लगाएं आपकी माली इमदाद के ऊपर और आपकी फाइनेंशियल एड के ऊपर। तो ये ज़्यादा लगता है तरीका, और यूँ लगता है कि जैसे कुछ लोगों के लिए, कुछ लोगों को बाय नेम लोग कोई किसी किस्म की कदगन लगा सकते हैं पैसों के लेन देन में, जैसे कि हाफिज सईद के बारे में, या अकाउंट्स कुछ फ्रीज कर सकते हैं। तो ये वो चीज़ें जो कि होने का एहतमाल ज्यादा है। सही ठीक। अच्छा, शहजाद साहब कह रहे हैं काफी अरसे से ये चल रहा है कि अमेरिका इल्जाम लगाता है, पाकिस्तान जवाब देता है, अमेरिका इल्जाम लगाता है। तो ये तो सिलसिला जारी है और सिलसिला कई अरसे से शुरू हो चुका है। इस सारी सूरत हाल के बाद अब पाक अमेरिका ताल्लुकात को आप कहाँ देख रहे हैं? खासतौर पर अगर ट्वीट के बाद की बात देखें हम, कशीदगी कम होगी आने वाले दिनों में या मज़ीद की सूरत हाल? देखिए, पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ ट्रंप की स्ट्रेटजी या उसकी पॉलिसी के ऊपर अफगानिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में नहीं है। पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात जैसे कहते हैं ना कि लेयर्स हैं इन ताल्लुकात की, और उन लेयर्स के अंदर ग्लोबल लेवल पे पाकिस्तान का एक रोल है, फिर रीजनल लेवल पे पाकिस्तान का एक रोल है, और जाहिर है कि फिर बायलैटरल रिलेशंस हैं जो कि अमेरिका के साथ हैं। मेरा नहीं ख्याल कि अमेरिका इस वक्त इस किस्म की सख्तियाँ, जिसे सैंक्शंस कहते हैं, वो लगाएगा, क्योंकि उसको पता है कि पाकिस्तान का इस्तेहकाम इससे वाबस्ता है, अंदरूनी इस्तेहकाम वाबस्ता है कि पाकिस्तान की मुआशी जो हालत है वो बेहतर रहे और बेहतरी की तरफ जाए। ज़रूर तंग करेगा, क्योंकि उसको पता है कि पाकिस्तान की माली हालत इस वक्त, और किसी भी किस्म का जो पैसा अमेरिका की तरफ से आना चाहिए वो पाकिस्तान के लिए मददगार साबित हो सकता है। फिलहाल
उस पैसे को रोकेगा और पाकिस्तान के लिए माशी मुश्किलात में इजाफा करेगा। तो ये करने के बाद लेकिन वो कभी भी उस लेवल पे नहीं जाएगा जैसे कि ट्रेड बंद कर दे, जैसे कि रेमिटेंसेस बंद कर दे वहाँ से पाकिस्तानियों की। ये चीज़ें नहीं होने का एहतमाल, क्योंकि उससे फिर ये होगा कि पाकिस्तान की माशी हालत बहुत सख्त हो जाएगी और उस सख्ती के बाद फिर वो जो इस्तेहकाम होता है वो ख़तरे में पड़ जाएगा। और एक न्यूक्लियर मुल्क जो कि गैर मुस्तहकम हो वो पूरी दुनिया के लिए ख़तरे का बायस बन जाता है। अमेरिका कभी नहीं चाहेगा। तीसरी बात एक और इसमें छोटी सी बिल्कुल भी तो अफगानिस्तान की जंग का जो मुस्तकबिल का जो नक्शा है वो भी तय होना बाकी है, यानी उसको अमन का प्रोसेस कह लीजिए या अमन जंग का क्लोजर कह लीजिए, उसके लिए पाकिस्तान का एक अभी भी बहुत अहम रोल है। और वो पाकिस्तान से यही चाहते हैं कि पाकिस्तान उसमें जितनी मदद कर सकता है हक्कानियों के कॉन्टेक्स्ट में उन लोगों को थोड़ा सा जेर करके और उनको डिलीवर किया जाए अमेरिका को। तो मेरा ख्याल है कि ये चीज़ें मिल मिला के उसके लिए ज़्यादा इंटरेस्ट का बायस रहेंगी, तो पाकिस्तान से मुकम्मल ताल्लुक कभी भी नहीं तोड़ेगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप शहजाद चौधरी साहब कि पाकिस्तान से मुकम्मल ताल्लुक कभी भी वो ख़त्म नहीं कर सकते। पाकिस्तान का जो इकोनॉमिक हाल चल रहा है, जो इकॉनमी का हाल चल रहा है पाकिस्तान का, उस हवाले से तो ये देखा जाता है कि प्रेशर ज़रूर बिल्ड कर सकते हैं। अच्छा, अगर पाकिस्तानी इमदाद के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने बंद करने की धमकी दे दी है, तो आप क्या समझते हैं कि ट्रंप का 1 साल का जो दौरे सदारत भी मुकम्मल होने वाले हैं? नहीं, मैं नहीं समझता। मैं समझता हूं कि वो जिस तरीके से देखिए उसकी खारजा पॉलिसी में बहुत कमजोरियां हैं, बहुत वीकनेसेस हैं। वो इस किस्म का खिला छोड़ गया है अमेरिका की जो लीडरशिप थी पूरी दुनिया के अंदर कि वो खिला अब उसको भरने में वापस भरने में मुश्किल पेश आएगी। उसके अपने मुल्क में यह एहसास बहुत ज़्यादा गालिब है कि ट्रंप ने नासमझी में और ना समझते हुए कि अमेरिका का कितना कलीदी रोल है, चाहे वो दुनिया के अमन से मुताल्लिक है, चाहे वो ट्रेड, चाहे क्लाइमेट चेंज के बारे में है, ये तमाम चीज़ों के अंदर अमेरिका का रोल था, न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट के बारे में। तो जब तक अमेरिका वहाँ पे मौजूद है तो लोगों की दुनिया भर की नज़र उस चीज़ पे रहती है कि ये वो कंबाइंड अहदाफ हैं जो कि हासिल करने हैं। लेकिन जो जब से इसने अपने आप अमेरिका में बंद किया है और अमेरिका फर्स्ट का नारा लगाया है, उसने तो इस हद तक कह दिया नेटो को चाहिए कि अमेरिका को पैसे दे इतने सालों के ऊपर जो अमेरिका ने उनको सपोर्ट और उनके लिए एक मायदा बना के रखा है और जहां नेटो के साथ मिलकर वो जंगें करता रहा है। तो मेरा ख्याल है कि उस किस्म की बातें अब जा रही है कि तो अब वो मजबूर कर रहा है। जैसे कि अभी जेरूसलम का वो जब फैसला था उसके ऊपर जब यूएनओ के अंदर वोट हुआ तो उसको महसूस ये हुआ कि इतने सारे लोग जब उसके खिलाफ हो गए, उसको आहिस्ता आहिस्ता लोगों को जिस तरीके से पाकिस्तान, ईरान, फ़लस्तीन और शायद एक दो और भी उनको माशी तौर पे तंग करेगा और तंग करने के बाद उनको मजबूर करेगा, आर्म ट्विस्टिंग करेगा कि वो फिर उसकी लाइन में आ जाएं और वो लोगों को देखिए मेरी स्ट्रेटजी, मेरी टैक्टिक्स कितने काम आई और मेरा जो ख्याल था कि हम जोर लगा के और अमेरिका के जोरे माशी जो बाजू है उसके जोर से हम इनको लाइन में ले आएंगे और मैं इनको लाइन में ले आया और ये मेरी बात मानने के लिए तैयार है। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि अमेरिका ने ट्रंप की 1 साल की दौरे सदारत पाया कुछ नहीं है, फकत खोया ही खोया है, चाहे हमारा खित्ता हो, अरब खित्ता हो या फिर कोई और खित्ता हो। बहरहाल ये बताइएगा, जानिब से ये धमकियां और इल्जामात के इमदाद बंद कर दी जाएगी और जो है वो मुहासबा कर लिया जाएगा, इकोनॉमिकली आपको फेल कर दिया जाएगा, क्या ये सब हरबे इस्तेमाल करके अमेरिका पाकिस्तान पर अपनी मर्जी मुसल्लत करवाना चाहता है? नैरेटिव क्या है अमेरिका का असल में? मर्जी तो मुसल्लत खैर क्या उसका कर भी सकता है, मर्जी और से ज़्यादा क्या है उसकी, एक दो चीज़ें मर्जी हैं। उसको कुछ लोग चाहिए जो कि पाकिस्तान के पास पकड़े हैं, जबकि कैनेडियंस को जब बचाया गया था तो वो चाहता है कि वो लोग अमेरिका को हैंड ओवर कर दिए जाएं। पाकिस्तान कहता है कि हमारी इंटेलिजेंस के साथ मिल के उनसे तफ्तीश करें जो करनी है। अगर अमेरिका और पाकिस्तान ने मिल के चलना है तो हमें मिल के चलना चाहिए, चाहे वो इंटेलिजेंस के मामलात हैं या एक्शन लेना है किसी के खिलाफ, हमें बताइए, हम अपनी ज़मीन पे खुद एक्शन लेंगे। नहीं कह सकते कि अपने लोगों को पकड़ के या किसी ऐसे बंदे को जिसको जो हमने पकड़ा हुआ है और उसको हमें उसकी ज़रूरत है कि वो हम आपको दे दें जिस तरीके से पहले होता रहा है। मेरा ख्याल है इस किस्म के प्रेशर्स रहेंगे और जाहिर है कि हकानियों का दायरा हमने वैसे ही बहुत तंग कर दिया हुआ है अब तक और उनके लिए ऑपरेटिव जो स्पेस थी बहुत मिनिमल रह गई है और वो बस वजूहात नहीं रहेंगी, तो इसलिए वो थोड़ी देर फ्रेम करेगा, देखेगा पाकिस्तान में कितनी जान और वक़्त है कि स्टैंड कर सकते
प्रेशर कोई है नहीं। बिल्कुल सर, इंशाल्लाह हम स्टैंड करेंगे, इस प्रेशर को हम झेलेंगे। और बहुत शुक्रिया आपका साहब हम मौजूद थे। और अली, जिस तरीके से बात हो रही है कि पाकिस्तान स्टैंड कर सकता है तो नहीं कर सकता है, तो पाकिस्तान वाकई में स्टैंड भी कर सकता है। हमारी अस्करी क़यादत ने भी अब ये बात बिल्कुल कह दी है, एक स्ट्रेट अवे लाइन दे दी है कि जी अब हम नो मोर के आगे जो है वो डू मोर के आगे हम अब नो मोर ही कहेंगे, इसके अलावा हम और कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि मलिया लोधी ने भी कहा है कि अब ताउन करने के ऊपर हम बाज़ाब्ता तौर पर सोचेंगे, क्योंकि अमेरिका ने जो स्टांस अख्तियार किया है जानता है कि सुपरफिशली तो वो हम पर प्रेशर डाल सकता है, लेकिन फ्रंट फुट पे आके ऐसा कुछ हो नहीं सकता है। तो गुड मॉर्निंग आज में यहाँ वक्त एक ब्रेक का, कहीं जाएगा मत, डोंट गो एनीवेयर, स्टे विद अस, कीप वाचिंग। गुड मॉर्निंग आज। वेलकम टू गुड मॉर्निंग आज। तो जनाब, अब कुछ बात कर लेते हैं करंट पॉलिटिकल सिचुएशन के ऊपर। नवाज शरीफ सऊदी अरब से वापसी पर जाने-आने मूड में है। गुज़िश्ता रोज एक धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सियासी हलकों में हलचल मचा दी। कहते हैं जिन्हें अवाम मुस्तरद कर चुके उन्हें मुसल्लत करने के मंसूबे ना बनाएं। लाडले के लिए डील और पसे पर्दा कार्रवाइयां ना रुकने की सूरत में सारे सबूत कौम के सामने रखने की धमकी भी दे डाली है। मियां साहब की एक्शन, रिएक्शन और सस्पेंस से भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस ने सियासत में टेंशन मचा दी। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ का कहना है कि कुछ लोग खुफिया तौर पर उनके खिलाफ साजिश कर रहे हैं। गैर कानूनी फैसलों से हाथ पांव ना बांधे जाएं। हर एक को इलेक्शन में हिस्सा लेने का यकसा मौका मिलना चाहिए। अगर पर्दे के पीछे कार्रवाइयां ना रुकी तो सारे सबूत और शवाहिद कौम के सामने रख देंगे। टेलीफोन कॉलों, खुफिया राब्तों और गैर कानूनी फैसलों के जरिए किसी के हाथ पांव न बांधे जाएं और किसी लाडले के रोज एक नई डील और नई ढील का इंतजाम न किया जाए। अगर पर्दे के पीछे की ये कार्रवाइयां न रुकी तो मैं यहीं इस्लामाबाद में सारे सबूत और सारे शवाहिद कौम के साथ। तो मियां साहब कह रहे हैं कि साजिशें रोक दी जाएं, अगर ना रोकी गई तो पसे पर्दा जो हकायक हैं वो मैं बयान कर दूंगा। बहरहाल इस वक्त पीटीआई के सीनियर रहनुमा शफकत महमूद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करने कल जो एक्शन शो किया है तो अब उस पर पीटीआई का क्या रिएक्शन है। शफकत साहब, वेलकम टू गुड मॉर्निंग। आज ये बताइएगा, मियां साहब तो कल बहुत ज्यादा जज्बाती थे और बहुत सख्त जुबान उन्होंने इस्तेमाल की है। लाडला भी कहा इमरान खान को और कहा कि उनको सब खेल रचाया जा रहा है। ये एक ऐसे शख्स की बातें हैं जो कि मायूस है, जो कि एक्सपोज हो चुका है, लोगों को उसकी असलियत और हकीकत पता चल चुकी है। एक ऐसा शख्स जो कि सुप्रीम कोर्ट में कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दे सका अपनी अरबों रुपए की जायदादों के बारे में जो बाहर हैं, और जिसको नाअहल करार दिया सुप्रीम कोर्ट ने और ये भी कहा कि ये नासादिक है, नाअमीन है जी। तो इस शख्स का जो एक ज़हनी एक आप कह लें कैफियत है, वो एक इंतहाई मायूस शख्स की है। और मुझे अफसोस इस बात का है कि जो वो कह रहे हैं वो हमारे दुश्मन का जो बयानिया है पाकिस्तान की अफवाज के बारे में, को वो बार बार रिपीट करते हैं और उसको बार बार तकवीर देते हैं कि जी मेरे खिलाफ साजिशें हो रही हैं, मेरे खिलाफ ये हो रहा है, वो हो रहा है। ये तो वही है जो हमारे दुश्मन कहते हैं कि पाकिस्तान में। महमूद साहब, कल उन्होंने बड़ी धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि जी मैंने तो कभी एतराफ नहीं किया कि मैंने किया है, लेकिन इमरान खान साहब तो एतराफ भी कर चुके हैं, जबकि मुझे तो बेनिफिट ऑफ डाउट भी नहीं दिया जा रहा। देखें, बात यह है कि वो एतराफ करें या ना करें, सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तान की सबसे आला अदालत है जी, और पाकिस्तान की सबसे आला कन्विक्ट किया है, उनको कहा है कि भाई आप ना सादिक हैं, ना अमीन हैं, आप झूठे हैं और आप अपनी जायदादों के बारे में एक कागज नहीं पेश कर सके सिवाय एक जाली कतरी खत के। सही। और ये जो फिर बातें, और इनका प्रॉब्लम ये है कि सुप्रीम कोर्ट पे तो हमले कर ही रहे हैं, साथ साथ पाकिस्तान की अफवाज पे भी हमले कर रहे हैं। सही। तो इनका तो मैं यही कह सकता हूँ कि आप ज़हनी तौर पे वो इंतहाई एक मायूस अपने केस का तकाबली जायजा कर रहे हैं इमरान खान के केस के साथ। वो कहते हैं कि उन्होंने तो मान लिया कि उनकी ऑफशोर कंपनी है, उन्होंने तो मान लिया कि उन्होंने टैक्स को बचाया, उन्होंने तो मान लिया कि उन्होंने अपनी ऑफशोर कंपनी, मेरे साथ क्यों गलत किया गया? अगर मुझे अकामे पर निकाला गया तो इमरान खान को भी नाअहल करना चाहिए था। मेरे भाई, तकाबली जायजा हमने तो नहीं लेना ना, या उन्होंने नहीं लेना, तो तकाबली जायजा तो
सुप्रीम कोर्ट ने लेना है ना। सही। तो सुप्रीम कोर्ट ने इमरान कहा है कि वो सादिक और अमीन है, आप और मैं या कोई भी शख्स, सही बात है जी, वो अपने जो भी मर्जी कहता फिरे। असल बात तो ये है कि पाकिस्तान की जो सबसे आला अदालत है उसने क्या फैसला दिया, और आला अदालत ने फैसला ये दिया है कि नवाज शरीफ हैं और वो सादिक और अमीन नहीं। ठीक है सर, जहाँ पर ये बात हो रही है कि नवाज शरीफ साहब तनकीद कर रहे हैं, अदलिया पर भी तनकीद कर रहे हैं और हसास इदारों पर भी तनकीद कर रहे हैं, सर वो ये भी कहते रहे हैं कि 4 साल से मैं बिल्कुल खामोश था, मैं चुप था, बहुत सारी ऐसी बातें जो मैंने नहीं बताई। सर आपको क्या लगता है क्यों चुप थे नवाज शरीफ साहब? कौन सी ऐसी बातें हैं, कौन से ऐसे राज हैं जो अभी तक उन्होंने कौम से या दीगर अपोजिशन लीडर से शेयर ही नहीं किए? जी कह रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कौन है पसे पर्दा? बिल्कुल, ये एक हवाइयां छोड़ रहे हैं। अच्छा। और जैसे मैंने आपको कहा कि ये इनके एक ज़हनी कैफियत की ये बहुत मायूस है जी। और ये डरा रहे हैं सबको कि मेरे पास पता नहीं कौन से राज है। कोई राज नहीं है इनके पास, और इनके पास जो राज है वो बताते नहीं है कि ये जरातें कहाँ से आई। असल राज जिसपे नवाज शरीफ साहब आप ये कहना चाह रहे हैं? नहीं, राज जिसपे पर्दा उठना चाहिए वो तो वो राज है कि ये अरबों रुपए कहाँ से आए जिससे जदाते बनी है, वो राज, उस पे जरा पर्दा उठाइए। ठीक। लेकिन आने वाले दिनों में आपको क्या इसी तरीके से बयानबाजी का सिलसिला जारी रहेगा? आने वाले दिनों में इनको अदालत कन्विक्ट करेगी और ये जेल जाएंगे इंशाल्लाह। चलें जी, शफकत महमूद साहब पीटीआई के रहनुमा हमारे साथ मौजूद थे, और जो पॉलिटिकल सिचुएशन है जो कल नवाज शरीफ साहब ने धुआंधार किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसके ऊपर हमसे बात कर रहे थे, और उनका यही कहना था कि जी उनके पास कोई राज नहीं है, कोई सीक्रेट्स नहीं है कर रहे हैं। तो जनाब वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग आज। और अब कुछ बात करेंगे नसर निगारी की, और हम देखते ये हैं कि ये फन जो पहले पाकिस्तान में अपने उरूज पर था अब लग ये रहा है कि शायद ये ज़वाल पजीर होने जा रहा है। इसकी क्या वजूहात हैं? टैलेंट सामने क्यों नहीं आ रहा? यंग जनरेशन का आया इसकी जानिब रुझान नहीं है, या फिर कोई और मसला है? इस पर बात करेंगे। स्टूडियोज में हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ नसर निगार और मारूफ कॉलमनिस्ट जायदा हिना साहबा। बहुत बहुत शुक्रिया जायदा साहब, आप लोगों का शुक्रिया कि आप अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू गुड मॉर्निंग। और ये बताइएगा कि आप लोग अपने फन की महराज पर फाइज हैं, अगर मैं कहूँ ये गलत बात नहीं होगी। हाँ। आने वाले वक्तों में लग नहीं रहा कि आप लोगों की कोई जगह ले पाएगा या आप जैसा कोई आधा भी आ पाएगा। नहीं देखिए, ये तो इस तरह की बातें करना तो बहुत मतलब थोड़ा सा गुरूर की बात है। मैं आप नहीं कर रही ना, मैं कर रहा हूँ। हाँ, लेकिन मेरा ख्याल ज़्यादा दुरुस्त नहीं है। उसकी वजह ये है कि शहरों में जो पढ़ने वाले हैं और जो फिर लिखने की तरफ आना चाहते हैं उनका रुझान ज़रा और मामलात की तरफ भी है, लेकिन हमारे जो छोटे शहर हैं और कस्बे हैं उनमें बड़े अच्छे पढ़ने वाले और लिखने वाले जी बिल्कुल आ रहे हैं। और उन्होंने ये ट्रेंड चेंज हो गया, पहले बड़े शहरों से आते थे, अब छोटे शहरों से आएंगे। नहीं, छोटे शहरों से बिल्कुल आएंगे और आ रहे हैं। हमारे जो जितने अब इस वक्त अच्छे नए नाम आ रहे हैं सामने, सही। वो अच्छा मैडम, छोटे राइटिंग स्किल्स के हवाले से अगर बात करें नसर निगारी, तो यूथ के अंदर देखा जाता है कि बहुत कम अब ये जो है वो लैक ऑफ इंटरेस्ट है कि जी अब कौन राइटिंग लिखे और कौन जो है वो इतनी लंबी चीज़ें करे। तो आप क्या समझती हैं कि क्या वजह है कि ये चीज़ें जो है ख़त्म होती जा रही हैं? ये तो बहुत एब्सोल्यूट बात है जी कि ख़त्म होती जा रही हैं। हाँ, क्योंकि नए नए लिखने वाले आते हैं। अब से 100 बरस पहले भी यही कहा जाता था कि साहब फला सिन्फ अदब की मर गई, और अभी 50 साल पहले ये कहा जाता था कि अफसाना तो इंतकाल ही कर गया, और कौन लिखेगा और क्या होगा। लेकिन हमने उसके बाद देखा कि कितने बड़े बड़े हमारे अफसाना निगार आए, नावल निगार आए। और मैं ये नहीं समझती कि कोई भी चीज़ इस तरह मर जाती है, इसलिए उसकी एक लहर आती है लिखने वालों की, सब आती है। करेंगे कि ये जो आप कह रही हैं, बहरहाल ये बताइएगा ना कि जो नए हमारी जनरेशन जो हो गई वो अगर आना चाहती है लिखने की जानिब, उसको कुछ टिप्स बताएं, किस तरीके से आया जाता है, आप कैसे आए, कुछ अपने भी मामला बताएं ना। देखिए, सबसे अहम बात ये है कि हमारे यहाँ पढ़ना जो है हाँ। जी वो कम हो गया, और बहुत कम हो गया। जैसे मुझे अपना ज़माना याद है, मैं तो सिर्फ अपने की तो नहीं कर सकती मैं, तो मुझे पढ़ने का शौक़, दरअसल मेरे घर में मुझे बहुत कम उम्र से पढ़ाया गया। अच्छा। और लोग अपने बच्चों को कुरान हिफ्ज़ कराते हैं,
ने मुझे इकबाल और हाली हिफ्ज़ कराया। तो जब मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि मैं 5 बरस की थी उस वक्त से मैंने जंग अखबार पढ़ना शुरू कर दिया। जी अच्छा, जब मैंने वो पढ़ना शुरू किया तो एक नई दुनिया खुल गई मेरे सामने। और उसके बाद घर में किताबें भी बहुत थी और किताबें भी बहुत दिलचस्प वाली किताबें थी। इन्हें फसाना अजायब भी था। यहाँ पे एक चीज़ आपको इंटरप्ट करके बोलूँगा, मैंने सुना ये है कि अच्छी तहरीर पढ़ोगे तो अच्छी तहरीर लिखोगे। अच्छी तहरीर लिखोगे, बिल्कुल दुरुस्त है। और हमें तो बहुत ही अच्छी चीज़ें पढ़ने को मिली। मेरे घर में फसाना अजायब भी थी, तो इसमें होशरुबा भी थी, अल्फ लैला भी थी। तो मैंने इन चीज़ों को पढ़ा, जो लफ्ज़ समझ में नहीं आता था वो हम पूछते थे। फिर घर में ये तरबियत दी गई, समझ में ना आए तो बजाय इसके कि उसे हज़म कर लो कि अच्छा ये मतलब होगा, सही, और डिक्शनरी देखो, लुगत देखो। तो शायद यही वजह है कि बिल्कुल सही कह रही हैं मैडम आप, कि आजकल जो ये होता है कि अगर कोई वर्ड है और वो समझ नहीं आ रहा है तो हम अपनी इमेजिनेशन से उसको बना लेते हैं कि बस यही होगा, और वही चीज़ गलत आम फिर वो रेफर हो जाती है, आगे भी लोग उसको उसी तरीके से बोल रहे होते हैं। इंटरेस्ट जो है वो डेवलप करना, रीडिंग हैबिट बनाना या फिर किसी चीज़ के बारे में जानने का शौक़ आजकल वाकई में बहुत कम है, क्योंकि एक तो सोशल मीडिया आ गया और बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हैं कि जिनकी तरफ लोग जा रहे हैं। अब क्या समझती हैं कि क्या चीज़ अब अट्रैक्ट कर सकती है, इस चीज़ के रिवाइवल के लिए हम क्या करें? मेरा ये गुमान है कि कुछ लोग इसकी कोशिश कर रहे हैं। अच्छा देखिए ना, ये जो दास्तान गोई हमारे यहाँ नए सिरे से आई और लिटरेचर फेस्टिवल जितने हो रहे हैं उन सब में दास्तान गोई का एक सेशन होता है। और हम बहुत एतराज़ करते हैं मगरिब पे, लेकिन हम कभी ये नहीं देखते कि हम उनकी जब फिल्में देख रहे होते हैं तो बाप या माँ बच्चों को सोने से पहले कहानी सुना रहे होते हैं, पढ़ के और हमारे बचपन में भी यही हुआ करता था कि हमारे जो है वो कानों में हमारे कहानी सुनाती थी। बहरहाल ये बात आपसे मजीद भी करनी है और ये भी करना है कि किस तरीके से जो है वो हम अपने बच्चों को इस जानिब कर सकते हैं, इस पर भी बात करनी है। बहरहाल अभी एक न्यूज़ ब्रेक आया हुई है, तो हम उस तरफ चलते हैं और फिर आपसे गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। जी हाँ बिल्कुल, तो हम न्यूज़ ब्रेक से जब वापस आएंगे तो मैडम हमारे साथ मौजूद होंगी और बहुत सारी ढेर सारी बातें होंगी। सो स्टे विद अस, कीप वॉचिंग। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग। ज़बरदस्त किस्म की शौक की, ज़ौक़ की, अदब की बातें हो रही हैं और साथ जब हमारे लेजेंड्स जैसे कि मैडम ज़ायदा है ना, तो बात ही अलग हो जाती है। अच्छा मैडम, जैसे कि हम बात कर रहे थे कि किस तरीके से हम रिवाइव कर सकते हैं इस शौक़ को, किस तरीके से अफसाना निगारी को हम सकते हैं, उसके लिए हमें क्या करना होगा? देखिए ऐसा है कि सबसे अहम बात होती है घर, कि घर में अगर पढ़ने लिखने का माहौल हो, फ़र्ज़ कीजिए हर घर में बहुत पढ़े लिखे वालिदैन नहीं हैं, ठीक है ना, लेकिन वो कहानियाँ तो कहते हैं, रिश्ते हैं, तो उनको कहानियाँ सुनानी चाहिए। फिर स्कूल्स में ये होना चाहिए कि भाई बच्चों को किताब से करीब किया जाए, लाइब्रेरी होनी चाहिए, लाइब्रेरी से किताबें हर हफ्ते जैसे हमें मिलती थी कि लाजिम था कि डिबेट के मुकाबले होने चाहिए जो अपनी नापैद हो गए। अब तो कई लाइब्रेरीज बंद हो गई हैं जनाब, कि ये सब चीज़ें वो करती हैं, कल्टीवेट करती हैं, सब चीज़ें आगे बढ़ाती हैं। सही। अच्छा, पढ़ने के शौक़। एक चीज़ ये भी है कि जब मैं यूनिवर्सिटी लाइफ में था तो मेरा एक दोस्त था, नहीं लूँगा वो, अगर वो सुन रहा होगा तो समझ जाएगा। उसने मुझे बताया कि उनकी पूरी फैमिली में एक चीज़ होती थी, जब से पैदा हुए और जवानी तक, उनके यहाँ ओकेजन कोई भी आए, ईद आए या फिर कोई बड़ा त्यौहार दूसरा आ जाए या फिर उनकी बर्थडे सेलिब्रेशन आ जाए, खिलौना अगर मिलता था तो किताब की सूरत में मिलता था। नहीं बिल्कुल सही है। मुझे भी छोटी थी, बच्ची थी, फिर उसके बाद जब और ज़रा बड़ी हुई, फिर दोस्त बने हम लोग बहुत से, तो हमारे यहाँ सिर्फ किताबें ही दी जाती थी। चूँकि एक तो जैसे मेरे अपने घर में ये है कि हमारे घर में पिस्तौल के नाम का या टैंक के नाम का या तोप के नाम का कोई खिलौना नहीं आ सकता। क्या बात है? बिल्कुल नहीं आ सकता। बल्कि जो अब मेरे बच्चे बड़े हो रहे हैं तो वो कहते हैं कि भाई सबके घर में तो ये है और ये भी है। मैंने कहा नहीं, हमारे घर में नहीं आएगा भाई। अगर तुम्हें इन चीज़ों से खेलना है या ये चीज़ें खरीदनी है तो किसी और से पैसे लो, किसी और घर में। नहीं देखिए ना, पेन तो बहुत छोटे बच्चों को दिया जा सकता। ये है कि आप सुने, बुक्स होती हैं, बेड टाइम स्टोरीज होती हैं और बहुत ज़बरदस्त। इसके अलावा देखिए अब तो इतनी अच्छी किताबें आ गई हैं कि मैं जाती हूँ, अभी एक्सपो पे वो हो रहा था
आलमी किताब मेला हो रहा था, उसमें मैं गई हुई थी। तो उसमें क्या किताबें थी बच्चों के लिए, हम तो पीले कागज पर वो जो है वो पायरेटेड की भी पायरेटेड होती थी। नहीं, वो तो पायरेटेड भी नहीं होती थी। वो लीथों पे छपी हुई पीले रंग की किताब, वो पीले रंग के कागज पे किताबें, खस्ता। लेकिन ये है कि उन किताबों ने मुझे कितना दिया है, यानी पूरी तारीख मैंने अपनी उन्हीं उस पे पढ़ी, उन्हीं किताबों के जरिए पढ़ी, और फिर अम्मी की किताबें थी, फिर अब्बा की किताबें। पढ़ने का ज़ौक़ और शौक़। तो मैडम अफसाना निगारी के हवाले से अगर बात करें तो बहुत ज़बरदस्त जो है वो आप अफसाना निगारी करती हैं। तो जब आप कोई नावल लिखने बैठती हैं या कोई चीज़ आप लिखने के लिए बैठती हैं, तो क्या आपके दिमाग में इमेजिनेशन होती है, किस चीज़ को मद्देनज़र रखकर जो है वो आप शुरुआत करती हैं कि जी अब मुझे एक नया नावल लिखना है? देखिए, मैंने नावल बहुत से तो नहीं लिखे, लेकिन ये है कि जो लिखा तो वो बहुत उसकी बड़ी अदबी हल्के में बहुत शोहरत हुई, न जुनू रहा न परी रही। तो उसमें चंद पारसी के अंदर, अच्छा, जी हाँ, सही, और वो तकसीम के फौरन बाद का ज़माना है, ठीक, सही। उसमें जो मैंने पारसियों के बारे में लिखा है ना, तो लोग मुझसे ये पूछते हैं कि ये बताएं कि आप किसी जन्म में इंशाल्लाह आपको एक बार फिर मौका देंगे। अभी चूंकि वक्त की तंगी, आप आई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों का बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ जो है वो मैडम जाहिदा है ना, यहाँ पर ज़बरदस्त और इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस उन्होंने शेयर किया और बताया कि किस तरीके